हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और कैसे हो सब लोग? बढ़िया चल रहा है? ओके, बहुत बढ़िया। देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर अनुपात समानुपात। ठीक है। और एक बात और बता दूं, जो भी पहले की क्लास नहीं ली है पहले तो वो लें आप, लेकिन मैं आपको बता दूं उनसे ज़्यादा ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अनुपात समानुपात और एक प्रतिशत, दो ऐसे चैप्टर हैं जिनकी सहायता से पूरा मैथ्स चलता है। ठीक है। लगभग सब टॉपिक्स में ये चीज़ें काम आती हैं। और हाँ, कोई अगर ऐसे समझ रहा हो कि सर मेरे को तो आज तक मैथ समझ में आई नहीं, तो मैं उनसे भी बोलता हूँ कि एक बार क्लास लेके देखें, सारी चीज़ों को समझें एकदम, मतलब दिमाग लगा करके आराम से, शांत स्थिर मन से। ठीक है। बिल्कुल 100% समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो समझ में नहीं आए। ठीक है, कन्फर्म है, ये दावा है। ओके, तो देखो ध्यान दो, अनुपात समानुपात में क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहली बात, आप जो भी पढ़ रहे होते हैं आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। यानी अनुपात पढ़ रहे हैं तो अनुपात का मतलब पता होना चाहिए। अनुपात शब्द का मतलब क्या है। समानुपात पढ़ रहे हैं, समानुपात का मतलब क्या है। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, ओके। तो देखो, बात क्या है कि अनुपात शब्द का मतलब कुछ नहीं, एक छोटा सा मतलब है अनुपात, यानी कि तुलना। क्या? तुलना, यानी किसी चीज़ के बीच में तुलना करना। यानी अगर ये वस्तु ये होगी तो दूसरी वाली वस्तु कितनी होगी। किसी की तुलना नहीं करते, आपके पास इतना है तो मेरे पास इतना है, ठीक है ना। उनके पास इतना है तो मेरे पास कितना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। हम कहते हैं ना ऐसे, इसमें ये चीज़ 1 होगी तो वहाँ पे 2 होगी, है ना। हम ऐसे कई बार चाइना वालों को बोल देते हैं, भाई तुम 1 मारोगे हम 5 मारेंगे। बात समझ में आ रही ना? क्लियर है? तो ऐसे करके तो तुलना होती है। तो देखो, हमारे पास में कोई भी दो चीज़ें होंगी, ए और बी, तो इसमें क्या होगा, ए और बी का मतलब ये ए होगा तो ये बी होगा। यानी अगर ये 1 है तो मान लो ये 3 है ना। तो ये अगर 1 होगा, ए की वैल्यू अगर 1 होगी तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। अब आप इसको अगर 10 करना चाहते हो, ये अगर 10 होगा तो ये इसका 10 गुना हो गया, तो ये भी 10 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जब आप इसको काटते हो तो वापस मुख्य अनुपात जो है वह आ जाता है। बात समझ में आ रही क्या? कोई भी ऐसी संख्या जिनके, देखो जैसे मैंने और ले लिया, 5 ले लिया और 15 ले लिया, तो आप इसको जब काटते हो तो 5 एकम 5 और 5 तिये 15। जब आप इसको सरल करते हो, ये इसका सरल अनुपात कहलाता है। तो देखो, ये जो होगा एकदम सेम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो ये जो चीज़ है, मेरे कहने का मतलब, ये 1 होगा तो ये 3 होगा, अगर ये 2 होगा तो ये 6 होगा, अगर ये 5 होगा तो ये 15 होगा। यानी कि हम तुलना कर रहे हैं, और ये तुलना हमेशा समान राशियों में होती है। ये बात का भी ध्यान देंगे। समान राशियों का मतलब, जैसे मैंने कहा कि ये 5 kg है, बात समझ में आई ना। दूसरी मैंने कहा ये 15 kg है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपने अगर कभी भी अनुपात देखा है, कहीं लिखा हुआ देखा है ना, तो आपने हमेशा सिर्फ इतना ही देखा होगा कि वहाँ पे संख्या ही लिखी होती है, यानी कि 3:4, 4:5, 5:7। लेकिन ऐसा कभी नहीं लिखा होगा कि 2 kg अनुपात 3 kg, ये कभी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर kg भी कट जाता है, इसमें केवल संख्या बचती है। ध्यान देना, राशियाँ, इसको मैं क्या कहूँगा? राशियाँ कहेंगे। kg हुआ, किलोग्राम हुआ, किलोमीटर हुआ, जो भी है। बात समझ में आ रही क्या? ये सभी क्या है? कट जाते हैं, ओनली संख्या बचती है। अनुपात में क्या बचता है? ओनली संख्या। तो सीधी सी बात है, ये 5 और ये कटेगा, पहले ये कटेगा और फिर 5 एकम 5 और 5 तिये 15। कितना आंसर आया? 1:3। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे होता कि ये 5 kg है और अनुपात है मान लो 15 किलोमीटर है, तो यहाँ पर अनुपात नहीं निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये अनुपात क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इनकी राशियाँ असमान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी बात है, ठीक है ना। बहुत से लोगों को नहीं पता, इसलिए बता रहा हूँ। ध्यान देना, छोटी छोटी बात, हम एक भी बात नहीं छोड़ेंगे। तो जब 5 और 15 तो आप काट दोगे, लेकिन क्या ये किलोग्राम और किलोमीटर कटेगा क्या? ये नहीं कट सकता। तो इसका सीधा सा मतलब है, इनका अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते। यानी कि तुलना अगर की जाती है तो एक जैसी वस्तुओं में की जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है। मेरा मतलब सबको समझ में आ गया? चलो, ये छोटी छोटी बात थी, हम और आगे बढ़ते हैं। बस ऐसे बढ़ते जाएंगे, छोटी छोटी बातों के साथ साथ में चलते चलते ही पता ही नहीं चलेगा कब कहाँ पहुँच गए, है ना। तो आपको एक बात समझ में आई कि तुलना जो होगी वो समान राशियों में होगी। तुलना का मतलब, अगर ये वस्तु इतनी है तो दूसरी वाली कितनी होगी, बस इतना सा काम है। इसी को कहते हैं अनुपात। अब देखो, ये अनुपात समझ में आया। अब समानुपात को अगर आप तोड़ के लिखते हो ना, ये लिखो, इसको तोड़ के लिखो, सम प्लस अनुपात। समानुपात को तोड़ के कैसे लिखेंगे? सम प्लस अनुपात। और सम का मतलब समान, यानी बराबर।
यानी कि एक जैसा अनुपात। समानुपात का मतलब क्या होगा? बराबर अनुपात। कई बार आपने देखा होगा कि मान लो ये अनुपात है 1:2 है, अभी छोटी संख्या ले रहा हूँ, है ना, 1:2 है, तो देखो इसी के बराबर कोई दूसरा अनुपात होगा। जैसे मैंने ये लिखा 5:10। आप जब इसको सिंप्लीफाई करते हो, इसको काटते हो, तो आपको क्या मिलता है? 1:2। क्या ये इसी का पार्ट है? दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम ही तो है। कहने का मतलब इसके समान वैल्यू ही ये दर्शाता है, ठीक है ना। तो देखो ऐसी जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी कि 1:2 के बराबर है 5:10, क्योंकि इसको काटोगे तो भी क्या बनेगा? 1:2 ही बनेगा। बराबर हैं, ये समान है, तो इसको कहते हैं सम अनुपात है। तो इस सम अनुपात को दर्शाने के लिए 4 डॉट का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे करके 5:10। तो ये ऐसे हो जाता है, ये क्या कहलाएगा भाई? 1:2 समानुपात है, यानी कि बराबर है किसके? 5:10 के। तो मेरी बात समझ में आई आपको? इस तरीके से होता है। देखो हम छोटी छोटी बातों को सीखते रहेंगे, साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। देखो दूसरी बात, हम जब कभी भी अनुपातों को लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 3:4, तो ध्यान देना इस 3:4 को आप 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 3:4 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको वापस ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये सभी कंडीशन इक्वल हैं, सभी बराबर हैं। यानी आपके पास में अगर A/B लिखा हुआ है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? आप उसको A/B लिख सकते हो। और आपके पास A/B लिखा है तो उसको आप क्या लिख सकते हो? A/B लिख सकते हो। ये मेरी बात समझ में आई क्या? देखो हर एक छोटी बात पे ध्यान देंगे, क्या क्या लिख सकते हैं, किस किस को लिख सकते हैं, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। बहुत अच्छे, बस लगे रहो। तो आपको एक बात समझ में आई कि ऐसे अनुपातों को हम दर्शा सकते हैं। दूसरा तरीका, अनुपात का मतलब समझ में आ गया। समानुपात का मतलब एक जैसा अनुपात। अब हम समानुपात के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, है ना, इसके बारे में समझेंगे। ये हो चुका। तो देखो समानुपात क्या है कि कोई भी दो संख्या है 1:3 समानुपात, यानी कि बराबर हैं किसके? मान लो कि 7 किसके भाई? ये इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 21 आएगा, क्योंकि समानुपात है। समानुपात का मतलब इसका ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना। ये समानुपात का मतलब बराबर है, तो यहाँ पे बराबर लिख दो या समानुपात का निशान लगा दो, ये सबको मालूम। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, देखो 1:3 को क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। तो इस समानुपात को मतलब बराबर अनुपात पढ़ा था अभी, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7/21। काटोगे तो 1:3 आएगा, वही आएगा, आएगा ना। तो क्या इस कंडीशन को हम ऐसे कर सकते हैं कि ये संख्या इससे गुणा हो जाए, ये संख्या इससे गुणा, वज्र गुणा जिसको कहते हैं, दूसरी वाली साइड में नीचे वाली संख्या जो ये होगी ये इससे गुणा होती है और इधर वाली संख्या हमेशा उससे गुणा होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम ABC के रूप में व्यक्त करते हैं, तब आपको थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि हमें उसी तरीके से लिखना है। तो क्लियर समझ में आ गया? ओके। देखो अभी हमें लिखना है, अगर ऐसा होता A/B समानुपात C/D। अब मैं इसको ABCD में लिख चुका हूँ, है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A/B बराबर होगा C/D? बोलो समझ में आया? तो अगर होता है तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको इससे मल्टीपल कर सकता हूँ? अभी संख्या के रूप में बताया था, वही काम तो है। तो हम इसको लिख सकते हैं A/D और बराबर B/C। मेरी बात सबको समझ में आई? ये इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकल के आपके सामने आया है। वो कंक्लूजन क्या है कि A/D बराबर B/C। ये कब है? देखो अगर ये संख्या समानुपात में है, दिखाई दे रही है, समानुपात में है, इन्हीं को हमने ऐसे लिखा और इसी को हमने ऐसे लिखा। बात समझ में आई क्या? अकॉर्डिंग टू रूल। तो आप एक बात ध्यान देंगे, क्या ये ऐसा है कि देखो A और D बाहर वाले पद हैं? ध्यान देना, बाहर वाले मतलब ये वाले, बीच वाले मतलब ये, तो मध्य पद ये कहलाते हैं, बाहर वाले पद ये कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाले पद कौन से हैं? ये मध्य पद है, और यहाँ कौन से हैं? बाहर वाले। तो हम इसको लिख सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। आपने ये पढ़ा होगा क्या भाई? बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है ना। क्या होता है? बाह्य पदों का गुणनफल सदैव इक्वल होता है मध्य पदों के गुणनफल के, मध्य पदों के गुणनफल के। लेकिन ये कब होता है? ये जब होता है भाई, जब ये संख्याएं किस में हो? समानुपात में हो।
अरे समानुपात को ही तो हमने ऐसे दर्शाया है। तो आपको मेरे हिसाब से एक बात समझ में आ गई है कि a गुणा डी इक्वल टू बी गुणा सी, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के। कब? जब ये समानुपात में है। इस बात का ध्यान रखना, इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसी से हमें और कुछ भी निकालना है। देखो अब क्या होगा कि हमारे पास में ये संख्या है ना, तो इस संख्या में ये जो a पहली संख्या होगी इसको कहते हैं प्रथमानुपाती पद। क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं प्रथमानुपाती पद। ठीक है, तो इस दूसरी संख्या को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे द्वितीयानुपाती पद। क्या कहेंगे भाई? द्वितीयानुपाती पद। और इस तीसरी संख्या को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे तृतीयानुपाती पद। और इसको क्या कहेंगे? चतुर्थानुपाती पद। तो अपने पास 4 पद हो गए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्था। ठीक है, तो देखो कभी आपको प्रथमा निकालने के लिए बोलता है, कभी आपको द्वितीय अनुपात निकालने के लिए बोलता है, कभी तृतीय और कभी चतुर्थानुपाती पद आपको निकालने के लिए बोलता है। क्लियर है? तो अगर ऐसे ऐसे निकालना तो निकालते कैसे हैं? तो देखो आपने जो चीज़ अभी सीखी वही आपके काम आएगी। क्या आपने अभी भी सीखा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के अभी, और वैसे दोबारा भी लिख सकते हो a गुणा डी इक्वल टू बी गुणा सी। बोलो समझ में आया? ये है ना। तो अगर आपको कभी a का मान निकालना हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे? a बराबर b गुणा सी, और बटा में क्या आ जाएगा? d। बटा में d कहाँ से आया? सबको समझ में आया? ये d जो यहाँ गुणा में है वो कहाँ जाएगा? उसके भाग में। ठीक है, तो चलो एक कंक्लूजन निकला। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। देखो a गुणा d और बराबर है b गुणा सी। ये क्या है? वही चीज़ लिख दी दोबारा। अब दोबारा क्यों लिखी? इस बार मैंने a का मान निकाला था, अब यहाँ मैं d का मान निकालता हूँ। इस d का मान अगर आप निकालना हो तो आप d बराबर क्या करोगे? b गुणा सी और बटा में a, क्योंकि ये b गुणा सी तो इधर रह जाएगा और ये a वाला मान इधर रह जाएगा। तो क्या आप ये सारे मान निकाल सकते हो? भाई a का पूछा तो d बटा में चला गया, और d का पूछा तो a बटा में चला गया। अब b और c का पूछे तो b का मतलब b पूछे तो ये c गुणा में ये इनके भाग में चला जाएगा। जैसे मैं यहीं बता देता हूँ, देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, b गुणा सी इज इक्वल टू a गुणा डी। कैसे? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों के। अगर आपको b का मान चाहिए होता है तो b बराबर क्या होगा? a गुणा डी, और बटा में क्या आएगा भाई? c आएगा। आप साथ साथ में नोट करते रहेंगे, हर चीज़ को ध्यान से पढ़ते रहेंगे। हर चीज़ समझने वाली है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं। कई बच्चे कहते हैं सर बड़े बड़े सवाल करवाओ। मैं कहता हूँ कि जिनको छोटी बातें आती हैं बड़े सवाल अपने आप कर लेते हैं। ठीक है ना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान रखना। जो शॉर्ट के मतलब चक्कर में घूमते रहते हैं कि सर मुझे शॉर्ट चाहिए, वो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं, लेकिन उनको बड़ी सफलता कभी नहीं मिलती। ठीक है, बड़ी सफलता के लिए घुसना होता है आपको, उसके अंदर एक एक चीज़ को छान मारना होता है, एकदम से ढूंढो सब चीज़ों को। ठीक है, और फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा भी आए, एक बहुत अच्छा लेवल का पेपर आए, कैसा भी आए, तो आप उसको बिल्कुल क्वालिफाई कर दोगे, लेकिन तब जब आप हर चीज़ को बारीकी से समझोगे। ठीक है, ओके। तो देखो ये b का मान अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? ये अगर आपको यहाँ पर c का मान निकालना होता तो c का मान अगर आपको निकालना होता तो आप करते a गुणा डी ये रहा, और ये b इसके गुणा में है तो उसके भाग में चला जाता। ये दूसरी कंडीशन जो मैंने अलग से नहीं बनाई, आप समझ चुके होंगे। बहुत अच्छा। तो देखो ये ABCD आपने निकालने क्या चीज़ है? a का मतलब प्रथमानुपाती पद है ना, d का मतलब चतुर्थानुपाती पद, यानी कि जो पूछे वही। तो इस पे आधारित मैं एक दो प्रश्न आपको और बता देता हूँ, अभी समझना कैसे पूछता है अगला, है ना, वो और बता देते हैं। तो ध्यान दो, कैसा भी सवाल आए आपको अपने रूल पे चलना है। जैसे सवाल आ गया 3:5 समानुपात, और मान लो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 12:x। अब ये x कहाँ पर है? पहला अनुपात, प्रथमानुपाती, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था, यहाँ पर x लिख देगा। या फिर ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, या का मतलब क्या होगा? 3, 5, 12, 3, 5 व 12 का चतुर्थानुपाती पद ज्ञात करो। चतुर्था, इसका मतलब देखो 3, 5 और 12, फिर आगे लिखा है चतुर्थानुपाती, इसका मतलब क्या होगा? चतुर्थ की जगह पर x है।
देखो ऐसे पूछे या ऐसे पूछे एक ही बात है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमें पता है कि बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो हम इसको लिखेंगे 3 गुणा x, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है किसके, 5 गुणा 12 के। ये लो जी x का मान चाहिए तो 3 को उधर भाग में भेज दो, यानी कि 5 गुणा 12 और उसके भाग में क्या चला जाएगा 3, इसको काटेगा 4 बार और 5 का 20। मेरी बात समझ में आई क्या? अगर यही x यहाँ पर होता तो भी वही रूल है, यहाँ पर होता तो भी वही रूल है, यहाँ पर होता तो भी वही रूल है। ये बात सबको क्लियर है? बहुत अच्छे। देखो आज हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि हम इस टॉपिक की आज शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हर छोटी बात का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसका बेसिक बहुत अच्छा है, कई बच्चों को तो इसमें भी समस्या हो जाती है, तो इसीलिए मैंने आज आपके सामने ये चीज़ रखी है। फिर हम अच्छे अच्छे सवाल भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन ध्यान से देखते रहो। अभी अभी आपने स्टार्ट किया A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D, ये वाला तो है A अनुपात B अनुपात, ये हो जाएगा। इसमें ये प्रथम अनुपाती पद, द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये होता है। तो ये क्या होता है कि हमारे पास में कोई दो संख्या हैं जिनके बीच में अनुपात है और वही सेम टू सेम अनुपात इनके बीच में। तो कई बार ऐसा नहीं हो सकता क्या कि A का B के साथ में जो अनुपात है, आगे समानुपात, फिर यहाँ पर दोबारा B आ जाए और यहाँ पर C आ जाए, यानी समान संख्या आ जाए। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि भाई अलग अलग ही आए। जैसे मैं ये दे दूँ कि 2 अनुपात 3 दे दिया, फिर समानुपात, फिर यहाँ 3 अनुपात 4 दे दिया, तो क्या ये दोनों संख्या इक्वल नहीं हो गई क्या? ऐसे करके कई बार आ जाता है। तो देखो ये वाला जो अनुपात होता है ना, कौन से वाला, जिसमें ये बीच वाले जो पद हैं ये दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, आप मुझे बताओ क्या है। A का B के साथ में कोई संबंध है, यानी A का B कुछ गुणा है, कितना गुणा भी है, ऐसे ही B का C उतना गुणा, यानी A का जो B के साथ संबंध है वही सेम संबंध B का C के साथ में है, यानी A का B जो संबंध है वही संबंध B का किसके साथ में है, C के साथ में। बोला समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक साथ में, कि हम एक साथ में लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C, ऐसे लिख दिया, क्योंकि A का जो संबंध B के साथ में है वही संबंध B का C के साथ में, यानी A और B का अनुपात है और B और C का, यही तो हमें चाहिए था। जो ऊपर है वो सेम टू सेम यहाँ आ चुका है। क्लियर है? ठीक है। तो इसके दौरान हमने देखा A का जो संबंध है B के साथ में, B का जो संबंध है वही C के साथ में। तो आपने किया था, ये 2 बार था, आपने इसको 1 बार लिख दिया, बस आपने ये किया। तो ऐसा जब भी आपके सामने अनुपात आता है, जो 2 वाला अनुपात बीच वाला, हमेशा ध्यान देना 3 जब भी पद मिलेंगे ना, 3 पद, इसका मतलब बीच वाला पद एक जैसा था, उसको एक साथ लिखा गया है। ऐसे अनुपात का जो नाम है वो होता है सतत या वितत अनुपात। कौन सा अनुपात भाई? सतत या वितत अनुपात। मेरी बात समझ में आ रही क्या? सतत मतलब रेगुलरली चलता ही जा रहा है ना, ऐसा कि जैसा इसके साथ में, जैसे 1 का अनुपात 3 के साथ में, तो 3 का इसका, इसी का लिखेंगे। इसका ये 3 गुना है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 9, वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछे ये 1 अनुपात 3 ऐसे बताओ, तो इसमें क्या हमारे पास 3 पद मिलेंगे। नाम समझ में आ गया? तो जो 3 पद हैं उनके नाम देखो, इसका वही सेम टू सेम नाम है प्रथमानुपाती पद, प्रथमानुपाती आ गया। इसको अब द्वितीय नहीं बोलेंगे, अब ये इन दोनों के बीच में है, इसलिए इसको मध्यानुपाती पद कहते हैं। यहाँ से सवाल काफ़ी पूछा जाता है, मध्यानुपाती पद। और ये क्या होगा भाई? ये तीसरे नंबर पर है, इसलिए इसका नाम तृतीयानुपाती पद है। तो ये बात सबको समझ में आई? तो इसी से देखो हम कुछ सोल्व करते हैं। जब हमारे पास सामने ऐसा सवाल आ जाए कि अपने पास कोई संख्या है, जैसे कि मान लो ये लिख दिया 1 अनुपात 4 अनुपात x, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 पद दिए गए हैं तो सतत अनुपात में है, तो तृतीय अनुपाती पद निकालना है। तो देखो करें कैसे। जब कभी आपको 3 संख्या मिलती हैं तो आप वापस उसको खोल करके 4 बना लेंगे, क्योंकि ये था तो ऐसे ही ना, इसको तो जानबूझ के ऐसे लिखा गया है। बात समझ में? तो इसको सोल्व कैसे करेंगे रे? इसको करेंगे, आपको मालूम है 1 का जो 4 के साथ में अनुपात है वही 4 का x के साथ में है। क्लियर है? ओके। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 अनुपात 4 समानुपात है 4 अनुपात x। क्लियर है? ओके। 1 का जो 4 के साथ में संबंध है वही 4 का x के साथ में संबंध है। तो सीधी सी बात है,
हम इसको वही तरीके से लिख सकते हैं क्या, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा, आ जाएगा ऐसे आंसर। यानी वही चीज़ इसको बना लेनी है, फिर आंसर दे देना है। लेकिन फिर भी इसके क्या फॉर्मूले बनेंगे, हम उस चीज़ को एक बार नोट करते हैं। तो देखो एक बार, है ना, किसी को फॉर्मूले भी चाहिए ना, कई बोलते हैं सर फॉर्मूला तो नहीं लिखा है आपने। जो समझदार है वो समझ चुके हैं कि हमें आंसर कैसे निकालना है। फिर भी बताता हूँ, अगर कई बार ऐसा हो जाए कि ए बी सी, इसका मतलब समझ चुके हैं कि बीच वाला पद 2 बार था, तो इसको वापस खोल के लिखेंगे ए अनुपात बी, और ये आ जाएगा समानुपात बी अनुपात सी। तो आप ध्यान दो, अगर ऐसे समानुपात में होता है तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम इसको लिखेंगे ए गुणा सी बाह्य पदों का गुणनफल, और b गुणा बी, b गुणा बी को क्या लिख सकते हैं भाई, b गुणा बी को मतलब b स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आपको a का मान चाहिए होता है तो a बराबर क्या आएगा भाई, b स्क्वायर अपॉन सी। समझ में आया, b स्क्वायर तो ये हो जाएगा और c इसके बटा में आ जाएगा। अगर आपको इसका मान चाहिए होता है c का, तो c बराबर क्या आएगा, c बराबर आएगा b स्क्वायर अपॉन a। b स्क्वायर कहाँ से आएगा, b स्क्वायर ये, और c का मान चाहिए तो a इसके बटा में चला जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई। लेकिन अगर आपको ये चाहिए, इसकी मैं तीसरी कंडीशन और लिखता हूँ, ध्यान दो क्या हो रहा है। पहली वाली कंडीशन ये है मुख्य कंडीशन, इसका मतलब है कि b स्क्वायर के बराबर है a गुणा सी। अरे भाई b स्क्वायर के बराबर a गुणा सी, इधर इधर लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो b की वैल्यू अगर चाहिए तो ac का अंडर रूट। समझ में आ रहा है कैसे, अरे a गुणा सी को तो ac लिख सकते हैं है ना, ac, और अगर कभी इधर से स्क्वायर हटे तो दूसरी साइड में रूट लग जाता है। यानी इस तरीके से इसकी वैल्यू हम याद करेंगे। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छा। अब मैं एक बार इसका एग्जांपल भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। थोड़ी थोड़ी बातें देखो सबके बीच में, है ना, बाकी सब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम थोड़े थोड़े यानी कि पता होना चाहिए कि है क्या चीज़, है ना। ध्यान दो, अगर ऐसे सवाल होता कि एक व, है ना, और मान लो कि 25 का मध्यानुपाती याद करो, ये सवाल है। क्या याद करो, मध्यानुपाती याद करो। 1 व 25 का मध्यानुपाती याद करो। आपको सवाल इतना दिया तो आपको पता है ये सवाल ऐसे होगा, 1 अनुपात x अनुपात 25। अरे सर आपने बीच में x कैसे लिख दिया, ये लास्ट में नहीं आएगा क्या, ये फर्स्ट में नहीं आएगा क्या, बीच में ही क्यों आएगा। भाई मैंने कहा जो पूछे वहाँ पर x आएगा। अगर मध्यानुपाती पूछा है तो x का मान बीच में आएगा। अगर यहाँ तृतीयानुपाती लिखा होता तो x का मान तीसरे नंबर पे होता। अगर यहाँ प्रथमानुपाती होता तो x का मान यहाँ होता। क्लियर है, जो पूछा वहाँ x। अब देखो, आपको मालूम है कि बीच वाली संख्या चाहे जो हो, x कहीं पर भी हो कोई दिक्कत नहीं, है ना, x जहाँ पर भी है। जैसे मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल भी बता दूंगा, एक बार सुनो। 1 अनुपात, बीच वाला पद जो होता है वो 2 बार लिखा होता है। ये हमने अभी भी यही तो समझा था कि बीच वाला पद क्या होता है, 2 बार लिखा होता है। 1 अनुपात x और समानुपात x अनुपात 25। यानी कि 1 का जो संबंध x के साथ में है वही संबंध x का 25 के साथ में है, यानी बराबर अनुपात है, समान अनुपात है। तो क्या यहाँ पर हम लगा सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल x गुणा x का मतलब x स्क्वायर आएगा। बाह्य पदों का गुणनफल 1 गुणा 25 का मतलब 25 आएगा। तो x की अगर स्क्वायर हटाते हैं तो उधर रूट लग जाएगा, यानी कि 25 का अगर हम अंडर रूट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, मैं कह रहा था कि आपको एक सवाल और बता देता हूँ, है ना। अब मैं इसी का अगर आपको ऐसे बोलता कि 1 व 25, ये 25 ही है मान लो, उसका तृतीयानुपाती बताओ। क्या बताओ भाई, तृतीयानुपाती। बात समझ में आ रही क्या। तो आपको क्या करना है, 1 अनुपात 25 अनुपात x, क्योंकि इस बार क्या पूछा है, तृतीयानुपाती पूछा है। तो 1 अनुपात बीच वाला पद जो भी होगा आपको मालूम है वो डबल होगा, यानी कि 25 और फिर 25, है ना, यहाँ पर आएगा इस तरीके से, और ये आ जाएगा x। यानी 1 का जो 25 के साथ में संबंध है वही 25 का x के साथ में। यहाँ देखो, 1 का जो संबंध 25 के साथ में, 25 का x के साथ में। तो अभी वही है बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल। अगर आपके पास ऐसा होता, है ना, मान लो 3 व 9 का प्रथमानुपाती पद बताओ। क्या बताओ भाई, प्रथमा। तो प्रथमा का मतलब पहला पूछा तो पहली जगह x, दूसरी जगह 3 और तीसरी जगह 9। जैसा दिया गया वैसा नंबर से उतार देंगे, छाप देंगे। क्लियर है क्या। तो इसके हिसाब से पहला पद ये, तो आपको मालूम है बीच वाला डबल होता है,
क्योंकि बीच वाले का ही संबंध दोनों से होता है। तो x का जो संबंध 3 के साथ में है वही सेम टू सेम संबंध 3 का किसके साथ में है, 9 के साथ में। आगे रूल वही है, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल, गुणा भाग कर लेंगे और याद कर लेंगे। कैसे, x गुणा 9 यानी ये तो होगा बाह्य पद बराबर 3 गुणा 3, तो x बराबर 3 गुणा 3 बराबर कितना हो गया, 9, और ये गुणा में है तो ये उधर भाग में जाएगा, 9/9 बराबर कितना आएगा, 1। मेरे हिसाब से सबको मेरी बात समझ में आ चुकी है। चलो बहुत अच्छा, अभी देखो आपने ये शब्द सीख लिए, इससे और आगे चलते हैं। जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे आप सीखते ही जाएंगे, लेकिन समझ में सबको आएगा। आपके मन में एक वहम है कि सर मुझे तो गणित आती ही नहीं। जो आदमी खुद को ही कमज़ोर समझ ले उसको कोई आदमी आकर के हिम्मत वाला नहीं बना सकता, होशियार नहीं बना सकता। आपको खुद को ही उठना होगा, खुद को ही भागना होगा, खुद को ही दौड़ना होगा और मंजिल तक पहुंचना होगा। ठीक है, तो क्या करना है, बस लग जाइए, पढ़िए, देखिए, है ना, कि सवाल आखिर कैसे हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं दावा करता हूँ समझ में सबको आएगा, लेकिन कुछ लोग क्या समझने की कोशिश ही नहीं करते। बस हाँ सर मैं मैथ आज तक समझ में आई नहीं, मेरे को टीचर ने भी हर क्लास में बोला अरे तू है क्या, तेरे को तो कभी नहीं आएगा, तो मेरे को समझ में आ गया, गुरुजी ने कह दिया मतलब नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, कोशिश करोगे तो ज़रूर आएगा। ठीक है, ओके। देखो अभी मैं आपको नेक्स्ट अनुपात के बारे में बताता हूँ, जटिल अनुपात। अब ये जटिल अनुपात कौन सा आ गया भाई, जटिल अनुपात का मतलब जैसे कई बार 2 अनुपात दिए होते हैं या 3 ज़्यादा, कितने भी है ना, तो मान लो जैसे ये दिया 2:3, दूसरा दिया है 3:4, कुछ भी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, या 4:5, आपको ये 3 अनुपात दे रखे हैं। क्लियर है क्या, आपको बोला कि ये अनुपात दिए हैं, इनका जटिल अनुपात क्या होगा। जब भी जटिल अनुपात को बोला जाए तो देखो ये कहलाता है पहला पद यानी पूर्व पद। जब 2 अनुपात हो तो 2 अनुपात में ये पूर्व पद होता है, ये अंतिम पद, पूर्व पद अंतिम पद। तो जितने भी पूर्व है ना उन सब का मल्टीपल करना है, जितने भी पूर्व हैं उन सब का क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 गुणा 3 गुणा 4, समझ में आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 4 सब का पूर्व पद ले लिया, बोलो ले लिया क्या। अब क्या करना है, इसके बाद में अनुपात लिखना है। अनुपात लिख करके जो दूसरा अनुपात है ना अंतिम पद, बात समझ में आ रही है भाई, इसमें पूर्व पद है और अंतिम पद है, अंतिम पद को एक साथ लिख लो, 3 गुणा 4 गुणा 5, यानी कि 3 ये 4 ये और 5 ये, यानी सीधे मतलब यही है कितने भी अनुपात लिखेगा लाइन में आगे तक, ये तो 3 लिखे मैंने, 4 5 लिखे हैं, सबका पहला तो इधर लिख लो, सबका बाद वाला उधर लिख लो। अब आप इसको गुणा कर दो, 4 3 12 दूनी 24 आ गया, और इधर कितना आ गया, 5 चौका 20 3 60 आ गया, यानी 24:60। कटता है तो काटो, बिल्कुल कटता है, 12 के पाड़े से कटता है, 12 दूनी 24 और 12 5 60। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तो देखो ऐसे, लेकिन ध्यान देना कभी भी आपको अनुपात निकालना हो तो आप इसको पहले भी काट सकते हैं। यहाँ इधर से इधर कोई भी संख्या कटती है उसको काट दो, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो आपके पास क्या बचा भाई, 2 इधर बचा, 5 इधर बचा, यही तो आपका उत्तर था, 2:5। आपको समझ में आया जटिल अनुपात क्या चीज़ है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते जाइए, हाँ सर, यस सर, समझ में आया सर, बहुत अच्छा आया सर, ऐसा तो पहले कभी पढ़ा ही नहीं था सर, ऐसे कुछ लिखो, है ना, मज़ेदार सा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपको वास्तव में समझ में आया है। ठीक है, ओके। तो देखो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है, समझ में आ रही है, आपको लाइक करना है और साथ वाले बच्चों को भी वीडियो शेयर करना है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे अच्छी बेसिक नॉर्मल जो जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। हर क्लास का बेसिक बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया, आप सभी क्लासों की पहली क्लास ज़रूर देखें। ठीक है ना, ओके। यानी कि अनुपात समानुपात की पहली, परसेंटेज की पहली, देखो सारी देखनी होती है लेकिन उसमें बहुत कुछ छुपा होता है फर्स्ट क्लास में। LCM HCF की पहली, ठीक है, और नंबर सिस्टम तो पूरा ही, क्योंकि वो पूरी मैथ की पहली क्लास है। ठीक है, ओके। तो ध्यान दो, ये अपना हो गया। अभी हमने जटिल अनुपात पढ़ा। अब देखो कुछ छोटी छोटी बात जो मैं एक बात बताऊंगा तो सभी समझ जाएंगे, यानी कि आगे की बात बताने लायक नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बस एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ और कुछ नहीं। सबसे पहली बात, आपको पूछा जाता है कि वर्गानुपात क्या होता है ना, वर्गानुपात एक तो ये है ना, इसको वर्गानुपात को हम द्विघाती भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, द्विघाती अनुपात, द्विघाती अनुपात। तो ये क्या होता है सर, कभी भी अगर ऐसा लिखा हो 3:4
का वर्गानुपात बताओ या द्विघात अनुपात बताओ। तो द्विघात का मतलब दो घात और वर्ग का मतलब आप जानते हो स्क्वायर। बात समझ में आएगा। यानी इसका अगर पूछे अगला कि इसका वर्गानुपात द्विघाती अनुपात क्या होगा, तो वर्ग का पूछे तो वर्ग कर दो भाई, इसका वर्ग होगा और क्या होगा, यानी इसका उत्तर क्या होगा, 3 3 9 अनुपात 16 होगा। बोलो समझ में आया क्या। अगर कोई संख्या दी गई है और उसका हमें क्या बताना है, द्विघाती अनुपात या वर्गानुपात बताना है, तो उसका वर्ग कर देंगे। क्लियर है। अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि भाई इसका वर्गमूला अनुपात बताओ, वर्गमूला अनुपात, अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें क्या अंतर है। अरे वर्गमूलानुपात यानी कि वर्गमूल करना है ना। तो कोई सवाल अगर ऐसे होता है कि कोई संख्या 9:16 है, इसका वर्गमूला अनुपात ज्ञात करें, तो वर्गमूल का क्या होगा, इसका मतलब इसका वर्गमूल करना है, यानी ये अनुपात आ जाएगा 9:16 और आंसर आ जाएगा वही 3:4। अब यहाँ किसी के दिमाग में सवाल उठ सकता है, सर आपने तो ये संख्या ले ली जिनका रूट निकल सकता है। भाई जिनका नहीं निकल सकता वो भी ले लो, आंसर वही है। जैसे मान लो कि 7:12 का वर्गमूल अनुपात याद करो। क्या याद करना है, वर्गमूल अनुपात, यानी वर्गमूल करो। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 7 इसका रूट और अनुपात 12 का रूट, ये लो। अब इसका रूट निकलता है तो निकाल दो, नहीं निकलता है तो उसको वहीं छोड़ दो। जैसे इसका मैंने यहीं छोड़ दिया था, लेकिन निकल सकता था तो आगे बढ़ गया, उसमें उसका आंसर वही आएगा। मेरी बात क्लियर है। तो संख्या चाहे जो हो, आपको अपने नियम पे चलना है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। अब मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ कि देखो थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्या है ये कुछ ऐसा है, मतलब घनानुपात। क्या, घनानुपात यानी कि त्रिघाती। कौन सा घाती, त्रिघाती। यहाँ पर हम घनमूला की जगह, वर्गमूला की जगह क्या कर सकते हैं, घनमूलानुपात। ठीक है, तो इसमें आप शायद नाम से ही समझ गए होंगे, बस ऐसा ही है। तभी मैंने कहा था एक को समझ गए तो बाकी को पढ़ाना भी नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। घन का मतलब क्यूब करना, 3 घात लगाना। तो आपको कोई पूछे कि 2:5 है और आगे मान लो 7 और है, देखो संख्या चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कितनी भी हो, उनका घन अनुपात करना है त्रिघाती यानी कि 3 घात। तो इसका घन अनुपात कितना होगा, 2 की घात 3, 5 की घात 3 और 7 की घात 3, यानी 2 की घात 3 का मतलब 8 होगा, 5 की घात का 3 का मतलब 125 होगा और 7 की घात 3 का मतलब 343 होगा। ये इसका उत्तर होगा। किसका, 2, 5, 7 के त्रिघाती अनुपात क्या होंगे, त्रिघाती का मतलब ये कर देंगे। सबको समझ में आया। ऐसे ही हमें यहाँ पे कोई सवाल दिया होता है और मान लो 8 अनुपात कितना 125 और अनुपात 343। ठीक है, इसका हमें बोला कि घनमूल अनुपात यानी घनमूल निकालो। तो घनमूल निकालने का तरीका होता है ऐसे करके, यहाँ पे 3 लिखना होता है ना। तो 125 का भी घनमूल निकालेंगे, घनमूल का मतलब यहाँ 3 लिखा होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होंगे, 343 जो होता है उसका भी घनमूल। ये इसका आंसर आ गया। लेकिन क्या इनका घनमूल निकल सकता है, निकल सकता है तो निकालो, नहीं निकल सकता तो ऐसे आंसर है। फिर हमने कहा भाई निकल सकता है, इसका आंसर आएगा कि ये 2 का घनमूल, इसका घनमूल 2 है और इसका घनमूल 5 है और इसका कितना है, 7 है। ये हमारे आंसर। तो आपको मेरे हिसाब से मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज हमने सिर्फ नाम पढ़े हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ होती क्या है। ठीक है ना। तो कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, इनके सॉल्यूशन क्वेश्चंस जो कैसे और आगे बढ़ेंगे तो कैसे कैसे मिलेंगे। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो में दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। छोटी छोटी बातें हैं, आपने सीखी, बहुत एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फिर दोबारा बोल रहा हूँ साथ वाले बच्चों को शेयर करें। ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय, थैंक यू।